सुल्तान ने कहा, मैं एक बड़े ज़मींदार का बेटा हूँ। और फिर सुल्तान ने फजलदीन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये हल्केपन की बात नहीं थी, वो अपने आप को सबसे बरतर समझता था, लेकिन फजलदीन ने इसके साथ जितने अच्छे सलूक किए थे उन्होंने इसे मजबूर कर दिया था कि वो फजलदीन को अपना राहदार बनाए। चुनांचे इसने फजलदीन को अपने बारे में पूरी तफसील बता दी और फजलदीन के चेहरे से पता चलने लगा कि वो इस तफसील से बेहद मुतासिर हुआ है। बहुत देर तक वो सोचता रहा, फिर इसने कहा, तो फिर अब तुम क्या करोगे आगा सुल्तान? बात असल में ये है फजलदीन कि ना तो मैं साईं फैज़ बख्श से खौफज़दा हूँ ना किसी और से। अगर मुझे कोई खौफ है तो सिर्फ़ अपने बाप से है। वैसे भी मैं अपने घर में कोई बेनाम इंसान नहीं हूँ, बस मेरी अपनी हरकतें मुख्तलिफ हैं। बाप से मैं इसलिए खौफज़दा हूँ कि अगर इसने कभी मेरा गिरबान पकड़ लिया तो मैं इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता। बाकी लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं। देखो भाई सुल्तान, असल में तुमसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा मैं, वो ये कि सुल्तान को अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए। ऊँट और पहाड़ का मकोला तुमने सुना होगा, कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाती है। मैं तुम्हें एक भाई की हैसियत से मशवरा दे रहा हूँ कि यहाँ रहकर इंतज़ार मत करो। फ़र्ज़ करो अगर साईं फैज़ बख्श ही तुम्हारे सामने आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम यही कर सकते हो कि इसे जान से मार दो या कुछ और तबाही फैला दो। मुजरिम बन जाओगे, फिर क्या फ़ायदा कि इधर उधर भागते फिरो और जो सामने आ जाए इसे ज़िंदगी से महरूम कर दो। काम ऐसा होना चाहिए जो कोई फ़ायदा दे। मेरी मानो तो तुम मुल्क से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। मुल्क से बाहर? सुल्तान ने किसी कदर हैरान निगाहों से इसे देखते हुए कहा, हाँ ये एक बेहतरीन अमल रहेगा। सुल्तान सोच में डूब गया, लेकिन फजलदीन ने फ़ौरन ही इसके ख़यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अगर समंदर के रास्ते बाहर निकलना चाहो तो इसका बंदोबस्त मैं 2-4 दिन में ही कर दूंगा। असल में हमारा ये माल तुम समझ रहे होगे ना, बाहर जाता है और ज़ाहिर है कानूनी ज़रिए से नहीं जाता। इसमें गैर कानूनी ज़रिए इख्तियार करने होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये गैर कानूनी ज़रिए भी कानून की निगाह में होते हैं। बाकायदा एक शिपिंग कंपनी जो मुकामी नहीं है, हमारा राब्ता इससे होता है और इस शिपिंग कंपनी के मामले में बाहर के लोग सारी जिम्मेदारियां कबूल करते हैं। हमारा काम बस इतना होता है कि माल की पेटियां बंदरगाह पहुंचा दें, वो भी इस वक्त जब हमारे पास कोई ऑर्डर हो। और मैंने तुम्हें बताया था कि इस बार हम एक ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं। यह हमारे माल की आखिरी खेप थी जो हमने यहाँ से भेज दी। माल कल दोपहर को बंदरगाह तक पहुँच जाएगा। जहाज़ भी जल्द ही लंगर उठा देगा क्योंकि सारी लोडिंग हो चुकी है और इसकी रवानगी की तारीख भी तय हो चुकी है। वेरी गुड, मगर एक बात बताओ, कागजात वगैरह का क्या होगा? सुल्तान ने कहा, यार जहाज़ का कप्तान खुद तुम्हारा ज़िम्मेदार होगा, कागजात भी वही तैयार करेगा। अरे आज की दुनिया में इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पहले लोग इक़दामात के लिए ढोल पीटा करते थे, अब वो ढोल फट चुके हैं। हर बंदा अपने लिए सब कुछ कर सकता है। सबसे पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरे को, और जब अपने आप को देखने की बात है तो फिर ये समझ लो कि हर मुश्किल को आसान बनाने की कोशिशें बुनियादी हैसियत रखती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? यार कमाल है, तुम तो एक फ़िलासफ़र निकले। और एक बात बताओ दोस्त, तुमसे दोस्ती हो जाएगी? फजलदीन हंसने लगा, फिर बोला, सच कहूँ तुमसे, मेरा भी एक माजी है, एक कहानी है। बिला वजह इस धंधे में नहीं आ गया। इंसानों ने जब इतना दबाव डाल दिया कि ज़िंदगी का दम घुटने लगा तो मैंने अपने फजलदीन को जगाया, और फजलदीन जब जागा तो इसने इस दुनिया में जीने के रास्ते तलाश कर लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब बोलो क्या कहते हो? ठीक है, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे लिए बंदोबस्त कर दो, कोई मसला नहीं। और सुनो, थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे, इसकी तुम परवाह मत करो। बल्कि मुझे अपने पास मौजूद रकम के ट्रैवलर चेक भी बनवाने हैं ताकि बाहर मेरे काम आ सके। सारे मामलात इस अंदाज में तय हो गए और आखिरकार फजलदीन जैसे मामूली से आदमी ने एक कितना बड़ा काम कर डाला कि तस्वुर में भी ना आ सके। फजलदीन ने इसे जहाज़ के कप्तान से मिलाया और कप्तान ने खुशदिली से इसे खुशामदीद कहा और अपने जहाज़ पर कबूल कर लिया। सुल्तान बहुत ही बेखौफ और निडर इंसान था, लेकिन जब जहाज़ के लंगर उठाए जा रहे थे तो वो रीलिंग के साथ खड़ा हुआ हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग देख रहा था और इसके साथ साथ ही कुर्ब जवार के मनाजिर इसकी निगाहों में नुमाया थे। कराची को तीसरी बार देखा था और इस बार ज़रा अपने तौर पर देखा, लेकिन बात वतन की खुशबू की थी। सारी बातें अपनी जगह, मगर दुख का कोई एहसास इसके जहन में नहीं था। लेकिन न जाने क्यों इस वक्त बंदरगाह का आखिरी नज़ारा करते और गुरूब आफ्ताब का मंजर देखते हुए दिल को एक दुख का सा एहसास था। बचपन की यादें बेशुमार वाक़यात की हामिल होती हैं,
इन यादों को दिल से निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। न जाने क्यों इसे अपना सीना अरमानों का बेनिशान कब्रिस्तान मालूम हो रहा था। बहुत देर तक वो रीलिंग से लगा मुख्तलिफ लोगों को देखता रहा। मुल्की और गैर मुल्की सभी लोग जहाज़ के मुसाफिर थे। बहुत देर तक वो इसी तरह खड़ा साकित निगाहों से माहौल का जायज़ा लेता रहा और फिर अपनी जगह से हट गया। जहाज़ बंदरगाह से काफ़ी आगे निकल आया था। काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद वो अपने केबिन में जाने के इरादे से सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा और तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ तय करने लगा। लेकिन अचानक ही वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। बूढ़ा आदमी इसकी टक्कर से अपना तवाज़न न संभाल सका। वो लड़खड़ा कर गिरने वाला था कि सुल्तान ने लपक कर इसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया था। नो प्रॉब्लम यंग मैन, नो प्रॉब्लम, बूढ़े ने अपने सफ़ेद बालों को संवारते हुए कहा और फिर मुस्कुरा कर बोला। एक उम्र होती है और इस उम्र में इंसान यकीनन दूसरों से टकराता है, लेकिन कभी कभी तरह की टक्करें बेशुमार हादसों का बाइस बन जाती हैं। इसने जेब से चश्मा निकाला, आंखों पर चढ़ाया और ये चश्मा लगाने के बाद वो और भी पुरवकार नजर आने लगा। इसकी शख्सियत एक मकनातीसियत थी जिस एक लम्हे के अंदर अंदर सुल्तान ने महसूस किया। वो बोला, मैं इस जल्दबाजी पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माजरत चाहता हूँ। सुल्तान ने आगे कदम बढ़ाए और अचानक ही इसने इसके कांधों पर हाथ रख दिया और बोला, तुम फिर जल्दबाजी कर रहे हो दोस्त। मेरे जिस्म से टकरा कर तुमने जो तकलीफ़ मुझे दी है, मैं इसके लिए तुम्हारी माजरत कबूल करता हूँ, मगर कुछ देर तो रुको। इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। जब दो इंसान आपस में मिलते हैं और कोई तुमसे कुर्बत चाहता है तो थोड़ा इसको वक्त चाहिए। और जब बड़े अच्छे मुहावरे के साथ हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या ख्याल है या नहीं? सुल्तान समझ गया था कि बड़े मियाँ थोड़े से झक्की हैं और बातें करना चाहते हैं। सुल्तान को भी कुछ जल्दी नहीं थी। इसने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। इतनी तेज़ फितरत को थोड़ी सी लगाम देना बेहद ज़रूरी था। इसने कहा, बेहद शुक्रिया, वेरी गुड। अब तुम्हारे चेहरे पर जो कैफियत नज़र आ रही है वो बताती है कि तुम मेरी कुर्बत में मुतमईन हो। क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी फरमाइए, सुल्तान बोला। तुम इस वक्त क्या सोच रहे थे जब मुझसे टकरा गए? क्या तुम किसी जहनी अजियत का शिकार थे? जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके ख्याल में क्या मैं आपको अपनी उलझनें बताना शुरू कर दूँ? ठीक है, तुम्हारा लहजा किसी कदर तलख हो गया है। जाहिर है कोई भी एक अपने अंदर किसी अजनबी को अपनी मुश्किल में शरीक नहीं करना चाहता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने सवाल की। मैंने तुम्हारे लहजे को एक लम्हे के अंदर अंदर तलख कर दिया। मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर जब कोई तलखी पैदा हो जाए तो फौरी तौर पर इससे अलग हो जाना चाहिए ताकि बाद में मोहब्बत की बातों की गुंजाइश रहे। खुदा हाफिज़, बूढ़े ने कहा और रेलिंग की तरफ बढ़ गया। सुल्तान अपने कैबिन की जानिब चल पड़ा। जहाज़ के आम मुसाफिरों की तरह इसने पूरा किराया अदा किया था और इसे बाकायदा कैबिन अलॉट किया गया। इसकी हैसियत एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सी थी, चुनांचे इसे तमाम आसाइशें भी हासिल थीं। जहाज़ की कैबिन में अपने बिस्तर पर लेट कर वो न जाने कैसी कैसी सोचों में गुम हो गया। कभी कभी वो अपने आप से ये सवाल भी करता, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ? मैं घर से क्यों भागा हूँ? जाहिर है ज़फ़र महमूद साहब हालात का सामना करेंगे जो साईं फैज़ बख्श की हवेली जलने के बाद इन्हें पेश आएंगे। उसूली तौर पर तो मुझे इनके इर्द गिर्द रहकर हालात का जायज़ा लेते रहना चाहिए था और इनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वही बदकिस्मती थी। साईं फैज़ बख्श अगर हवेली जलने के वाक़े को नज़रअंदाज कर भी देता तो ख़ुद ज़फ़र महमूद साहब इससे दुश्मनी का इजहार करते और सूरत हाल बड़ी संगीन हो जाती। बहरहाल वो इस बात का भी कायल था कि तकदीर जो फ़ैसले करती है वही मुनासिब होते हैं। रात के खाने के बाद वो अर्शी पर आ गया और रेलिंग के करीब खड़े होकर चाँद की भयानकियों को देर तक देखता रहा। खुली फ़िज़ा में खासा सुकून महसूस हो रहा था। इसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं तो अंदाज़ा हुआ कि इसकी तरह दूसरे बहुत से मुसाफिर भी चांदनी का नज़ारा उठा रहे हैं। अचानक इसे अपनी पुश्त पर दबी दबी सरगोशियाँ सुनाई दी। दो अफराद आपस में बातें कर रहे थे। इनमें एक औरत थी और एक मर्द। इसने सर घुमा कर देखा तो एक लम्हे के साथ हैरत ज़दा हो गया। शाम के वक़्त सीढ़ियों में टकराने वाला बूढ़ा शख्स एक बहुत ही हसीन लड़की के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था, मगर इस लड़की को देखकर न जाने क्यों सुल्तान को हैरत का शदीद झटका लगा। वो स्याह बुर्की में मलबूस थी, लेकिन इसके चेहरे से उठा हुआ नकाब आने वालों को दावत नज़ारा दे रहा था। एक लम्हे के लिए इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी माफूकुल फितरत औरत को देख रहा है। ये हस्ती अपने चेहरे के नकूश से पता नहीं क्या लग रही थी
बहुत देर तक सुल्तान इसका जायज़ा लेता रहा। इसके जहन के किसी गोशे में इस लड़की का नक्श मौजूद था, लेकिन वो कौन है और क्या है ये इसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि एक अजीब सी कुरेद इसके दिल में पैदा हो गई और एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि बूढ़े से तो इसका तारुफ है, आगे बढ़कर इसे देखे और मालूमात हासिल करें कि आखिर ये लड़की इसके जहन के कौन से हिस्से में पोशीदा है। अभी वो यही सोच रहा था कि बूढ़ा रेलिंग से हटकर सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा। इसकी साथी लड़की ने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया था, लेकिन इसके चेहरे नकूश गोया फिजा में तैर रहे थे। एक अजीब सा अंदाज था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर निगाहों से ओझल हो गए, लेकिन न जाने क्यों सुल्तान को एक अजीब सा एहसास साकित कर चुका था। आखिर वो लड़की कौन है? वो तो अपनी महबूबा से ये कह कर आया था कि वो इसका इंतज़ार करे और धमकी भी दी थी कि अगर इसने किसी और को ज़िंदगी का साथी बना लिया तो इसका साथी ज़िंदा नहीं रहेगा। महरून निसा के बारे में इसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो इसे चाहती है या नहीं, लेकिन बहरहाल वो इसे ज़रूर चाहता था। बहुत देर तक न जाने कैसे कैसे ख्यालात इसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते रहे। सुल्तान रेलिंग से टिककर समंदर की लहरों को देखने लगा। इन लहरों में इसे न जाने क्या नजर आ रहा था। फिर इसने गहरी सांस ली। आसमान पर चांद खिला हुआ था और चांदनी वहाँ मौजूद थी और लोगों के कदम रोके हुए थी, क्योंकि ताहद नज़र फैले हुए समंदर के नकूश इस कदर हसीन लग रहे थे कि बयान से बाहर हो। अचानक ही वो चौंक पड़ा। किसी ने अकब से पूछा था, सॉरी सर, क्या आपके पास माचिस होगी? मेरा लाइटर शायद भीग गया है। सिगरेट नहीं पीता मैं। माचिस इसके पास नहीं थी। इसने पलटकर माजरत आमेज़ लहजे में कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं वाकई सिगरेट नहीं पीता। वो शख्स जो इसके पीछे खड़ा था अपने भीगे हुए लाइटर को झटकने लगा। फिर इसने कहा, ज़रा बेहतियाती से खड़ा हुआ था। पानी की एक तेज़ लहर ने छींटे उड़ाए तो मेरे सारे कपड़े और सारा सामान भीग गया। वो बार बार क्लिक क्लिक कर रहा था और सुल्तान इसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही लाइटर जल उठा और इस शख्स ने खुशगवार मुस्कुराहट के साथ अपनी सिगरेट और फिर मुस्कुरा कर सुल्तान को देखा। फिर बोला, आप सिगरेट क्यों नहीं पीते? बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो जवाबन कहे जा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं? वेरी गुड। मेरे ख़्याल में सिगरेट तन्हाई का बेहतरीन साथी है, और वैसे भी मैं तन्हा हूँ और आप जानते हैं कि समंदरी सफ़र किस कदर उकता देने वाला होता है। सिगरेट एक बेहतरीन साथी है। आप पिएं और गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तन्हाई हो, सिगरेट हो, खामोशी हो तो आपको यूँ लगता है जैसे आप अपनी किसी महबूबा से मदम सरगोशियों में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जहरीली महबूबा खामोशी से आपके सीने में खंजर उतार देती है। निकोटीन की बात कर रहे हैं आप? उस शख्स ने कहा, जी, और निकोटीन का जहर सारी दुनिया में तस्लीम कर लिया गया है। आप फौरी जवाबी कार्रवाई के माहिर हैं। मेरा नाम सुहेल है। क्यों ना हम लोग एक दूसरे से तारुफ हासिल कर लें? सुल्तान, इसने जवाब दिया। आपका पुरवकार अंदाज आपको सुल्तान ही जाहिर करता है। वैसे मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। क्या समझे आप? हाँ, लाहौर लातादाद रिवायतों का अमीन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उस शख्स ने पूछा। सखर, सुल्तान के मुंह से बेख्तियार निकल गया। वाह, बड़ी खुशी की बात हुई। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं नस्लन ईरानी हूं, मगर मेरे वालिदैन का कारोबार चूँकि बरसगीर में हर तरफ फैला हुआ है, इसलिए मैंने अपनी रिहाइश लाहौर में रखी थी। हम लोग यानी मैं और मेरे अहले ख़ानदान उर्दू ही बोलते हैं। वैसे अंग्रेज़ी और अरबी मैंने अच्छी तरह सीखी है। क्या ख़्याल है कि अगर हम जहाज़ के रेस्टोरेंट में बैठकर उम्दा कॉफ़ी पिएं तो गुफ्तगू करने में मज़ा आएगा? वैसे एक सवाल और कर लूँ आपसे कि आप? हाँ, सुल्तान ने जवाब दिया। वो कहका मारकर हंसा और फिर बोला, दो तन्हा मिल जाएं तो तन्हाई दूर हो जाती है। और हम अपनी तन्हाई दूर करें। वो सुल्तान को साथ लेकर ओपन एयर रेस्टोरेंट की जानिब चल पड़ा। रेस्टोरेंट में खासी रौनक थी। वो दोनों एक मेज़ के गिर्द बैठ गए और कॉफ़ी तलब कर ली। थोड़ी देर के बाद सुहेल के बारे में सुल्तान ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि वो खासा शातिर और तजुर्बेकार आदमी है। इसकी बातों में बड़ी गहराई थी और इससे अंदाज़ा होता था कि दुनिया के बारे में इसकी मालूमात लामहदूद है। थोड़ी देर बाद अचानक इसने सवाल किया, एक बात बताओ सुल्तान। सुल्तान इसकी जानिब मुतवज्जा हो गया तो वो काफ़ी को घूंट में उतारता हुआ बोला, तुमने ज़िंदगी में मोहब्बत की है? सुल्तान के होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, इस बात को मैं दिल से तस्लीम करता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हो। तुम्हारे सामने कुछ बोलते हुए मुझे अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए, लेकिन कह देने में कोई बुरी बात नहीं कि मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है।
ये एक ऐसी खेती है जो दिल की सरजमीन पर खुद की मानद परवान चढ़ती है। वेरी गुड, तुमने बहुत खूबसूरत अल्फाज में ये बात कही है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तो तुमसे बराह रास्त ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है, या दूसरे अल्फाज में तुमने किसी से इश्क किया है। वैसे मैं तुम्हें बताता चलूँ कि मोहब्बत से मेरी मुराद वो मोहब्बत नहीं जो माँ, बेटे, बहन, भाई और बाप से होती है, बल्कि मैं इस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो रूह की वीरानियों में तमन्ना के फूल खिलाती है। सुल्तान हंस पड़ा और बोला, हम दोनों मोहब्बत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा नहीं होते जा रहे और इसकी शान में कसीदा खानी करते हुए अच्छे अल्फाज नहीं तलाश कर रहे। वैसे तुम मुझसे क्या मालूम करना चाहते हो? मैं फ़लसफ़ी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन खुशकिस्मत ज़रूर हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में मैं इस वक्त इस जहाज़ के सफ़र की बात नहीं कर रहा। ज़िंदगी के सफ़र में अगर एक दूसरे को समझने वाले साथी मिल जाएं तो क्या ही उम्दा बात होती है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, एक अजीब व गरीब कहानी मेरी ज़ात से वाबस्ता है। काश मैं वो तुम्हें कहानी सुना सकता। क्या मतलब? सुल्तान ने सवाल किया। बस मैं ये कह रहा था कि मोहब्बत एक अजीब व गरीब शय है। मेरे लिए भी एक लम्हा आया था जब मैंने सोचा कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। आह, क्या बताऊं, मैं कैसी उलझन का शिकार हूँ। खैर छोड़ो, अभी हमारा वास्ता बहुत मुख्तसर है। वैसे हमारे बारे में मेरा अंदाज़ा ये है कि तुमने यकीनन मोहब्बत की है। अब अपनी मोहब्बत के सिलसिले में तुम्हें कामयाबी हुई या नाकामी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि तुम्हारे दिल के पौधे ज़रूर परवान चढ़े हैं। तुम्हारी मोहब्बत का क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा बाप कहाँ है? ये बात मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इससे वाकिफ़ हो जाऊँ। सुल्तान मुस्कुराने लगा था। बहरहाल काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठे और इसके बाद सुहेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में सुर्ख डोरे खिंच गए हैं और मैं तुमसे हर कीमत पर दोस्ती रखना चाहता हूँ। और एक दूसरे के साथ दोस्ती रखने का बेहतरीन ज़रिया ये होता है कि आपस में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। इसलिए अब हमें उठ जाना चाहिए। वो उठा तो सुल्तान भी इसके साथ ही उठ गया और फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर अपने अपने कैबिन की जानिब चले गए थे।